हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जीके जीएस की क्लास में। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी सुबह वाली क्लास है, ये सुबह 6 बजे सुबह 6 बजे ये क्लास डेली होती है। जीके और जीएस जीके और जीएस की ये क्लास सुबह 6 बजे रोज़ होती है। सुबह 6 बजे इस क्लास में हम जीके और जीएस के 40 प्रश्न लेकर आते हैं। 40 नहीं, हम 40 प्रश्न लेकर आते हैं जीके और जीएस के सुबह 6 बजे डेली। तो आप सभी जीके जीएस के अभ्यास करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं, आपकी जानकारी के लिए क्या बता दूं, हमारी प्रत्येक दिन 3 क्लास चलती हैं। जीके जीएस की जो क्लास है, जीके जीएस की क्लास है, वो हमारी चलती है सुबह 6 बजे। जैसे ये वाली जो क्लास है, ये सुबह 6 बजे। फिर एक क्लास हमारी आती है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए शाम को 5 बजे। एसएससी जीडी के लिए शाम को 5 बजे। फिर एक क्लास आती है उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदी हिंदी वाली जो क्लास है, वो शाम को 8 बजे। सुबह जीके जीएस 6 बजे। एसएससी जीडी वाली क्लास, इसमें क्या पढ़ाते हैं, 5 बजे आती है हिंदी, इसमें पढ़ाते हैं। यूपी पुलिस के लिए 8 बजे, इसमें क्या पढ़ाते हैं, इसमें भी उत्तर प्रदेश पुलिस की हिंदी। 3 क्लास हमारी डेली आती हैं। टाइम टेबल को ध्यान रखिए, 6 बजे सुबह, शाम को 5 बजे, 8 बजे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम अपने आज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर, और आप लोग बेहतरीन तरीके से लगाइएगा। आइए, पहला प्रश्न है, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य कौन है? इन्हीं को चाणक्य कहा जाता है। ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी। मौर्य वंश की स्थापना मगध साम्राज्य पर हुई थी। सबसे बड़ा हाथ चाणक्य का था। ये मौर्य वंश के प्रथम जो शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। उन्हीं का नाम है कौटिल्य। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने राजनीति अर्थशास्त्र लिखा है। राजनीति अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। अच्छा, पहले ये जानो कि नेपोलियन कौन था। ये नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कहाँ का शासक था? ईरान का शासक था ये नेपोलियन। इसके बारे में थोड़ा जानो। ऐसा कहा जाता है कि एक बार नेपोलियन किसी देश पर आक्रमण करने गया, तो इसने क्या किया कि एक पुल रास्ते में पड़ रहा था, तो ये जैसे ही सेना क्रॉस हुई, इसने उस पुल को ध्वस्त कर दिया। तो नेपोलियन के सेनापति ने पूछा कि एक बात बताओ कि आपने इस पुल को क्यों तोड़ दिया, हम लोग वापस कैसे आएंगे? तो नेपोलियन ने जवाब दिया कि इस पुल को इसलिए तोड़ा है ताकि जब हम युद्ध लड़ें तो सेना कहीं भाग ना जाए, या तो हम युद्ध जीतें या युद्ध क्षेत्र में ही मारे जाएं। हम पीठ दिखाकर नहीं भागेंगे। ये नेपोलियन की पॉलिसी थी। तो नेपोलियन जो है, वो इस सिद्धांत पर कार्य करता था। ऐसे ही भारत में कौन था? भारत में नेपोलियन कौन था? किसे कहा जाता है नेपोलियन? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। आइए आगे चलते हैं। बताइए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? ये सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है सिलिकॉन। सिलिकॉन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं हो। जमानत क्या है? देखो, जब एक लोकसभा उम्मीदवार होता है, लोकसभा छोड़िए, किसी का चुनाव लड़ना है, किसी भी पद का, लोकसभा का हो, चेयरमैनी का हो, राज्यसभा, किसी का चुनाव लड़ना है, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, तो आप जब चुनाव लड़ने के लिए एक फॉर्म भरते हैं जिसे देसी भाषा में पर्चा कहा जाता है। जब आप पर्चा भरते हैं तो पर्चा कहाँ भरेंगे? एक संस्था है भारत में निर्वाचन आयोग। ये निर्वाचन आयोग आपका पर्चा भरवाएगी। कहीं बताओ भैया आप कहाँ से हो, सब कुछ डिटेल दो जो आपके पास है। जब आप पर्चा निर्वाचन आयोग को सबमिट करेंगे तो निर्वाचन आयोग कुछ खर्चा लेगा। भैया मुफ्त में तो नहीं कोई आपका काम करेगा, तो निर्वाचन आयोग उस पर्चे के बदले में आपसे कुछ खर्चा लेगा, उसी को जमानत राशि कहा जाता है। अब कितना कितना खर्चा लेगा वो उस निर्वाचन आयोग पर डिपेंड करता है कि वह कितना खर्चा लेता है, वह कितनी जमानत राशि आपसे वसूल करता है। नियम होंगे। देखो, प्रश्न है लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है यदि उसे प्राप्त। अच्छा, वो जो पर्चा भराई के रुपए आपने उनको दिए हैं, क्या वो वापस भी मिलते हैं? हाँ, वापस भी दे दिए जाते, लेकिन कब नहीं मिलते? वो जमानत राशि कब नहीं मिलती? कब जब्त हो जाती है? ये तब जब्त हो जाती है जब आप चुनाव लड़ते हो और आपको वैध मतों का 1/10 मत से कम मत प्राप्त हों। यहाँ लिखा होना चाहिए 1/10 से कम, यानी कि जितने वोट पड़े हैं उनका 10% से कम भी आपको वोट मिलते हैं तो वो जमानत राशि आपकी जब्त कर ली जाएगी, वापस नहीं की जाएगी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन का मतलब है इकट्ठा। तो संसद के दोनों सदनों की इकट्ठा अधिवेशन भी होता है, इकट्ठी मीटिंग भी होती है। अधिवेशन का अर्थ होता है मीटिंग या बैठक। हाँ, होती है, इकट्ठी मीटिंग होती है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखो, अनुच्छेद 108 में लिखा है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन? पूछा जाए बुलाएगा कौन, तो बताना है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? पढ़िए। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या है? शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया था? ये शून्य आधारित बजट क्या है? देखो, सरल भाषा में समझ लो। शून्य आधारित बजट क्या है? बजट किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी संसद में जाता है। शून्य आधारित बजट ये है कि मान लो कोई योजना लागू हुई उस देश में योजना लागू हुई, तो आप ये बताइए कि ये योजना लागू होगी तो इसके क्या फ़ायदे हैं? ये योजना लागू होगी तो इसके क्या नुकसान हैं? ये योजना क्यों लागू करें? कितना खर्चा आएगा? और ये योजना अगर लागू की गई, फिर अगली बार फिर बजट आया तो पिछली योजनाओं का डाटा दीजिए। पिछली योजनाएं कितनी सक्सेस रहीं, कितनी फेल हुई। इसी को शून्य बजट कहा जाता है। ये शून्य बजट तरीका है, ये शून्य बजट सिद्धांत है। ये सबसे पहले किसने लागू किया था? सबसे पहले लागू किया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने।
आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई कहते हैं, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो परमाणु भट्टी होती हैं, जो परमाणु ऊर्जाएं होती हैं, उनमें किस तत्व का प्रयोग होता है? यूरेनियम। यूरेनियम का उसमें प्रयोग होता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के इधर बाहर कक्षा में इधर यहाँ परमाणु के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और परमाणु का जो नाभिक होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में पूछा गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पूछा जाए परमाणु में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन नाभिक में 2 ही होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, आप इनका डेली अभ्यास करिए। आपके लिए ये जीके जीएस की टेस्ट सीरीज काफ़ी मददगार साबित होगी। हमारा अगला प्रश्न है, पीसी कल्चर में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मत्स्य पालन। अच्छा, पूछा जाए बर्मी कल्चर में किसका, बर्मी कल्चर क्या है, तो बताना है केंचुआ पालन, केंचुआ पालन, बर्मी कल्चर। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है। जीवाणु, जीवाणु खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई प्रकाश वर्ष है? बताओ, किसका मात्रक प्रकाश वर्ष है? ये दूरी का मात्रक है। दूरी का, दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से। तो पूछा जाए आंधी और तूफान किससे मापे जाते हैं? तो बैरोमीटर से, बैरोमीटर से। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस है, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कंप्यूटर वायरस कहते हैं। आगे बढ़िए। हमारा अगला प्रश्न है, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड का प्रयोग किया जाता है? कौन सी कमांड दी जाती है किसी का नाम बदलो तो? रीनेम, रीनेम कमांड दी जाती है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है विज्ञान दिवस? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? देख लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं?
ये तो सबको पता है। भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24। 24 तीलियां होती हैं। आइए आगे चलते हैं। प्रथम ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? जो ओलंपिक गेम हैं ये प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं, प्रत्येक 4 साल बाद। पहला ओलंपिक कब हुआ था? तो हुआ था 1896 ईस्वी में, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। ग्रीस एक देश है, उसकी राजधानी एथेंस में हुआ था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न? विश्व की सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? सबको पता है, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा विश्व की भारत में कहाँ होती है? मेघालय। और मेघालय में भी कहाँ? पूछा जाए मेघा मेघालय में भी कहाँ? तो मासिन राम में। मासिन राम में। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? एक मिनट रुक जाइए, पीडीएफ निकाल लूं। पेज कहाँ गया? ये है, यहाँ लिखा है 15वें, यहाँ लिखा है 15वें, मिसप्रिंट है। 15वें वित्त आयोग, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? बताइए, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? यहाँ ऑप्शन ही गायब है। यहाँ लिखा होगा एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, जो ऑप्शन में मिसप्रिंट हुआ है, एन.के. सिंह। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 11वीं बार मोंटो कार्लो मोटर्स खिताब जीतने वाले खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? कौन है? राफेल नडाल। राफेल नडाल ने जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग की विदेश मंत्री स्तरीय बैठक 2018 में कहाँ आयोजन हुआ था? कहाँ आयोजन हुआ था? तो भैया संघाई सहयोग का विदेश मंत्री स्तरीय तो संघाई वाला कहाँ होगा? बीजिंग में। ये बीजिंग में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। 29वें सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ किया था? सड़क सुरक्षा प्रारंभ की, सड़क पर सुरक्षित चलें, ध्यान रखें, यातायात नियमों का पालन करें। अगर 2 पहिया वाहन चला रहे हैं, जैसे बाइक स्पेशली, तो आप हेलमेट का प्रयोग करें। ये इसका उद्घाटन कहाँ किया था? नई दिल्ली में। आइए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से ऑक्सपा पूर्णतः हट गया? ये ऑक्सपा क्या है? ये ऑप्सपा, ऑप्सपा ये कानून था, इतना समझो। ये कानून था, और ये कानून लगा था कहाँ? मेघालय में, जिसे हटा दिया गया है, अभी हट गया है ये। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संसद में शामिल है। भारत की संसद किस किस से मिलके बनती है? बताइए। तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। आइए आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12। आइए आगे चलते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार तो ये जॉन बर्डीन ने किया था, ये विलियम शॉकले ने किया था, ये वाल्टर बटन ने किया, तीनों ने किया था, उपर्युक्त सभी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक भाप इंजन परिवर्तित करता है।
एक भाप इंजन क्या प्रवर्तित करता है? बताइए। एक भाप इंजन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। क्या करता है भाप इंजन? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से इनके जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता। किसके जन्मदिन दिवस पर खेल दिवस? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इनके जन्म दिवस पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं, मोहिनी अट्टम निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनी अट्टम किसका है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। आगे बताइए। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अच्छा एक बताइए, ये अनुसंधान संस्थान क्या होता है? अनुसंधान मीन्स होता है रिसर्च, खोज। जैसे गन्ने पर रिसर्च चलती है, या गन्ने की वैरायटी पे, कौन सा गन्ना, इस गन्ने में ये वाला रोग क्यों हुआ, या गन्ने की नई प्रजाति बनाई जाती है, नए नए प्रयोग होते हैं, उस पर रिसर्च चलती है, उसको अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, रिसर्च सेंटर। ये गन्ने पर ही नहीं, गेहूं पर भी चलती है, धान पर भी चलती है, हर फसल पर, आलू पर भी चलती है। तो पूछ लिया जाता है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखना। तो बताइए, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर में स्थित है, कोयम्बटूर में। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। प्रश्न पूछा जाए कितनी भाषाओं में उपदेश दिए थे? 2 में। पाली में भी दिए थे और प्राकृत में भी दिए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रयोग भाषा की थी वो पाली थी। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कौन थे? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। आइए आगे चलते हैं, बस कुछ प्रश्न और बचे हैं और हमारी आज की क्लास कंप्लीट होगी। 5-7 प्रश्न और हैं और आज की क्लास कंप्लीट होगी। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा क्या होती है? ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से ये रेखा खींची गई, इसे विषुवत रेखा। ये ऊपर खींची गई, कर्क रेखा। यहाँ नीचे खींची गई, ये मकर रेखा। तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन काटती है? कांगो नदी। तो पूछा जाए इस मकर रेखा को कौन काटती है? मकर रेखा को लिम्फोफो नदी, लिम्फोफो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? गर्म जलधारा, ये भूगोल का क्वेश्चन है। फ्लोरिडा की जलधारा है जो, ये गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आत्मनिर्भर बनाना, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है,
गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित, हैंडशेक सॉरी, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्त से है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्त यानी कि आप अपनी मर्जी से, आप सेना में हो, आप किसी भी डिपार्ट में हो, तो आप चाहते हो कि आपका रिटायरमेंटी का समय अभी नहीं हुआ है और आप रिटायरमेंट होना चाहते हो, तो आप सेवानिवृत्त हो सकते हो। ये उस पर आधारित स्कीम थी गोल्डन हैंडशेक। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है तो कौन सा नहीं है जिस पे कोई चीज़ सर्च नहीं कर सकते? पेज मेकर, ये सर्च इंजन नहीं है। गूगल पे भी कुछ आप लिख के सर्च कर सकते हैं। अब आपने याहू और MSN ये यूज नहीं किया, गूगल की तरह ही ये होता है, इस पे भी सर्च कर सकते हैं लेकिन पेज मेकर पे नहीं। आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। जीके जीएस के 40 प्रश्न समाप्त हुए। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये 40 प्रश्न कैसे लगे और ये भी टाइप कीजिए कमेंट में 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो जीके जीएस की प्रैक्टिस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारी क्लास सुबह रोज़ 6 बजे आती है। आइए तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय जीके जीएस के फिर से 40 बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।